ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड की। देश के संविधान निर्माताओं की अपेक्षाओं के अनुरूप भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 को सार्थकता प्रदान करने की दिशा में आज का दिन देवभूमि उत्तराखंड के लिए बेहद खास रहा। उत्तराखंड विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक को पारित कर दिया। उत्तराखंड के लिए बुधवार का दिन बेहद खास रहा। राज्य की विधानसभा ने 2 दिन की चर्चा के बाद समान नागरिक संहिता विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके साथ ही उत्तराखंड सभी के लिए समान नागरिक कानून लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि यह कानून महिलाओं की सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। उन्होंने कहा कि दशकों से बहन बेटियों को न्याय और समानता के लिए जो इंतजार करना पड़ा था वो अब खत्म हो रहा है। सामान्य नागरिक संहिता विवाह, भरण पोषण, गोद लेने, उत्तराधिकार, विवाह विच्छेद जैसे मामलों में भेदभाव न करते हुए सभी को बराबरी का अधिकार देगा। प्रत्येक नागरिक का जो मौलिक अधिकार है वो उसको प्रदान कराएगा, सारे भेदभाव को समाप्त करेगा और इस समान नागरिक संहिता के विभिन्न वर्गों में विशेष रूप से माताओं, बहनों और बेटियों को उनके साथ जो भेदभाव होते थे, जो अन्याय होता था, जो उनके साथ कुरीतियां जुड़ी हुई थी, उनको समाप्त करने में ये सहायक सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने ही नागरिकों के लिए समान कानून अब तक लागू न कर पाने की वजह पिछली सरकारों की तुष्टीकरण की नीति रही है। बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हमारे लिए ये तुष्टीकरण नहीं बल्कि संतुष्टीकरण की नीति है कि ये कानून हम किसी के खिलाफ नहीं लाए हैं, ये कानून किसी के विरुद्ध नहीं है, बल्कि ये उन माताओं, बहनों, बेटियों के लिए जिनके जीवन में कई बार कुरीतियों के कारण से, कई बार असमानताओं के कारण से उनको अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता था, अनेक बार उनको यातनाओं का सामना करना पड़ता था। उन कुरीतियों के कारण से उनका आत्मबल कमजोर होता था। उनके आत्मबल को मजबूत करने का काम, उनको उत्थान की ओर ले जाने का काम, उनकी सर्वांगीण उन्नति के लिए ये कानून हमने बनाया है। सदन से विधेयक पास होने के बाद बीजेपी विधायकों ने प्रसन्नता व्यक्त की। बहुत बधाई दे रहा हूँ। आने वाले टाइम पे जब कानूनी शक्ल लेगा तो आप देखिए जो भी समस्याएं इस बीच तक अभी तक जो कुरीतियां और ये सारी चीजें खत्म होंगी। सभी ने सहयोग किया, मैं सबका धन्यवाद दे रहा हूँ। वहीं इस बिल के पास होने पर प्रदेश में महिलाओं ने जमकर जश्न मनाया। समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 27 मई 2022 को रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित की थी। कमेटी को समान नागरिक संहिता पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से करीब 20 लाख सुझाव मिले। इनमें से कमेटी ने लगभग 2.5 लाख लोगों से सीधे मिलकर इस मुद्दे पर उनकी राय जानी। आपको बताते चलें कि समान नागरिक संहिता का मतलब है कि सभी के लिए एक समान कानून के साथ ही सभी धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने के नियम एक ही होंगे। संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है। अनुच्छेद 44 संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। इस अनुच्छेद का उद्देश्य संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के सिद्धांत का पालन करना है। बता दें कि भारत में सभी नागरिकों के लिए एक समान आपराधिक संहिता है, लेकिन समान नागरिक कानून नहीं है। समान नागरिक संहिता के लागू होने के बाद जहां बहुविवाह पर रोक लगेगी, वहीं सभी धर्मों की लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र एक समान हो जाएगी। इसके साथ ही लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने कई ऐतिहासिक निर्णयों में सरकार से समान नागरिक संहिता को लागू करने का आह्वान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो विशेष खबर है कि उत्तराखंड ने इतिहास रच दिया है और वहां की विधानसभा ने यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता को पारित कर दिया है। उत्तराखंड में यूसीसी रचा इतिहास, ये आज हमारे विशेष चर्चा का विषय है। उत्तराखंड में यूसीसी
रचा इतिहास, ये आज हमारी विशेष चर्चा का विषय। और हमारे साथ इस चर्चा में, विशेष चर्चा में बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ संजय चड्ढा जो कि एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, स्वागत है संजय जी आपका। और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर वो भी जुड़े हुए हैं। शेखर अय्यर जी, अगर सीधे इस जो संहिता लागू की गई है, या ये कहा जाए कि पारित की गई है विधानसभा से, किसी एक धर्म के लिए नहीं है, ये सभी के लिए समान रूप से है, किस तरह से इसको देखते हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है, किसी के खिलाफ नहीं है, सबके हित में है, खास करके महिलाओं के लिए। क्योंकि लगातार हम देखे हैं, जैसे ट्रिपल तलाक जब कानून लाया गया, मुस्लिम बहनों के खिलाफ जो जिस तरह एक प्रैक्टिस चल रही थी, उस पर रोक लगा और एक प्रकार से डिटरेंट हुआ। और यहाँ पे जो सबके लिए एक जो कानून आ रहा है, शादी हो, डिवोर्स हो, या विरासत यानी इनहेरिटेंस हो, या गोद लेने वाली अडॉप्शन की मामला हो, ये सब एक ही तरफ से होगा, कोई धर्म का रोल इसमें नहीं रहेगा। और साथ में दूसरी बात क्या है कि कोई भी शादी, महिला हो या पुरुष, एक ही शादी कर सकते हैं। यानी आप अनेक पुरुषों से शादी भी नहीं कर सकते, अनेक महिलाओं से भी शादी नहीं कर सकते। तो एक प्रकार से एक रोक है जी। और दूसरी बात जो आपने भी अभी जिक्र किया कि महिलाओं की जो एज है 18 साल रखी गई है, सब धर्म किसी भी हो, एक ही कॉमन एज है, और 21 है लड़कों के लिए। और जो सबसे बड़ी बात, लिव इन का कपल का भी जो मामला है, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट का भी इस पे निर्णय का भी काफ़ी इस पे ये रहा है, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप के नाम पे हमने देखा कई जुल्म हुआ है, कई केसेस में हत्या भी हुई है। और जहां हत्या भी हुई है, कई केसेस ऐसे भी हैं जहां छोड़ के चले गए, फिर बच्चा को देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, इस पे मेंटेनेंस की भी प्रावधान है। लिव इन रिलेशनशिप रजिस्टर होनी चाहिए, और साथ में अगर बच्चा है, कोई सेपरेशन हो जाता है, वो भी आप रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करके सेपरेट होना है, और मेंटेनेंस भी देना है। यानी महिला के खिलाफ जिस प्रकार की प्रैक्टिसेस रही है हमारे समाज में, उस पर एक कानूनी तौर पे एक रोक लगाने की बात है। क्योंकि जब भारत आगे बढ़ रहा है, सब नागरिक के लिए एक कानून होनी चाहिए। हम देख रहे हैं कि जैसे क्रिमिनल लॉ तो एक ही है, वैसे सिविल लॉ भी होनी चाहिए, की गई है। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि बार बार ये आशंका हुई थी कि हमारी जो आदिवासी भाई बहन है, उनकी कई रिवाज है, कई कस्टम्स है, इसलिए उनको इससे बाहर रखा गया है जी। वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें समझना चाहिए। उत्तर पूर्व हो या बाकी कोई आदिवासी के जो कम्युनिटी के जो उनके जो ट्रेडिशंस कस्टम्स हैं, वो इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जी जी जी, निश्चित तौर पर। संजय चड्ढा जी, सुप्रीम कोर्ट और डिफरेंट हाई कोर्ट्स 30 से ज़्यादा बार इस बात की वकालत कर चुके हैं कि यूसीसी क्यों नहीं लाया जाता, ये यूसीसी लाया जाना चाहिए, पूरे देश में इसको लागू होना चाहिए। क्या अब आपको लगता है ये वक्त आ गया है कि पूरे देश में लागू होना चाहिए? देखिए निखिल जी, बात बिल्कुल सही है। 30 से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स यानी कि हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट ने, मुझे याद पड़ता है शाहबानो केस है, फिर आपको अगर मैं सरला मुदगिल का केस है, कई सारे ऐसे केसेस हैं जिनमें इस तरह की नजीर, इस तरह का लॉ पास किया गया और गवर्नमेंट को याद दिलाया गया कि आर्टिकल 37 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को अपनी पॉलिसीज में लाने के लिए बार बार इंकित करता है गवर्नमेंट्स को और कहता है कि ये आप लेके आइए, अपनी पॉलिसी का पार्ट बनाइए। उसी छड़ी में ये किया गया। साथ ही मैं आपको एक और बात बताऊं, 2018 में हमारा जो लॉ कमीशन है उसने ये कहा था कि अभी समय नहीं है उचित जी। बट मैं आपसे एक बड़ी परिपक्वता से बात कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट पिछले 20 साल से ज्यादा, 30 साल से ये बात कह रही है, 3 दशक चले गए और इस चीज की नीड अवश्य संभावी है। क्यों है नीड, मैं बताना चाहता हूं। क्यों नहीं महिलाओं को उनके अधिकारों को परिपक्वता से दें। हम देखते हैं कि अभी जो दबी हुई कुचली हुई महिलाएं हैं, उनके अधिकारों को क्यों नहीं उनको एक कानूनी जामा पहना के मजबूत रूप से पेश किया जाए। जैसे लिव इन रिलेशन को जब सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूवल दे दिया कि ये एग्जिस्ट करती है, ये हमारे सोसाइटी का पार्ट है, अब लॉ में परिपक्वता लाके हमने उसमें भी एक
जैसा शेखर जी बता रहे थे अभी कि उसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, और रजिस्ट्रेशन अनिवार्य के बाद अगर छोड़ रहे हैं तो उसकी भी सूचना देनी पड़ेगी, और अगर कोई उससे इश्यू होता है, कोई चाइल्ड होता है तो उसकी भी सूचना देनी पड़ेगी। ये क्या ये मैच्योरिटी की ओर हम लोग नहीं बढ़ रहे हैं? मॉडर्नाइजेशन हम तमाम चीजों में कहते हैं, क्यों हम पीछे में रहें? और साथ ही मैं आपके माध्यम से यह भी बताना चाहता हूं कि जो एक भ्रामक प्रचार किया जाता है, जो भ्रामक प्रचार किया जाता है कि एक संप्रदाय के खिलाफ है ये, मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूं कि किसी के खिलाफ नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कई फैसलों में बड़े अहम रूप से ये कहा है कि आपकी एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस को कोई छू नहीं सकता, कोई उसमें तरमीम, उसमें बदलाव नहीं ला सकता। आपकी जो रिलीजन की जो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस हैं वो आपके हिसाब से रहेंगी। लेकिन क्या हम उस जामे को पहन के उसको लेते हुए बैकवर्ड होते रहेंगे? नीड ऑफ द आवर है कि हम इस तरह की प्रोग्रेसिव सोसाइटी में जाएं। आपको याद, एक छोटा सा 2 मिनट और लूंगा निखिल जी, क्षमा चाहते हुए। 50 साल लग गए हिंदू महिलाओं के बराबरी का अधिकार देते हुए। 2005 में वो जजमेंट आया था, मुझे याद आता। तो क्यों नहीं, जब ये अधिकार है, इस एक पर्टिकुलर रूढ़िवादी व्यवस्था की वजह से हम किसी के अधिकार से उसको वंचित नहीं रख सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट्स में कहा है, और यही आज की आवश्यकता है। एक बात और समझना चाहेंगे आपसे, एक एडवोकेट के तौर पर, एक संविधान के जानकार के तौर पर, कि क्या इसकी वजह से जो न्यायिक प्रक्रिया है उसमें भी कुछ सुधार होगा? देखिए, न्यायिक प्रक्रिया यानी कि जो दिक्कतें आती है तमाम डिफरेंट कानूनों की वजह से, क्या उसमें भी एक सरलीकरण की प्रक्रिया की ओर बढ़ेंगे, या चीजें और सरल सुगम होंगी कोर्ट्स के लिए? देखिए, जहां तक न्यायिक व्यवस्था है, वो जो विधि है, अर्थात जो लॉ है, जो कानून है, उसका प्रतिबिंब ही होता है। अगर हम प्रोग्रेसिव लॉज को अडॉप्ट करेंगे तो सर्टेनली कोर्ट को उन लॉज में फर्दर अमेंडमेंट करके, फर्दर उसमें और जैसे कहते हैं ना, अच्छाई की तरफ बढ़ने के लिए, जैसे स्पीडी ट्रायल की बातें हम लोग करते हैं, ये तमाम चीजें भी आएंगी ना सामने। पहले कानून तो परिपक्व हो, और मुझे बताते हुए इसमें हर्ष हो रहा है कि सही तौर पे, सही मायने में अगर मजबूत कानून होगा, व्यवस्था होगी कि एक महिला को न्याय मिलना है, तो वो न्याय भी अतिशीघ्र मिलेगा। और एक डेटरेंट भी होगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि महिला को जब पता है कि मुझे न्याय मिलेगा, एक व्यक्ति जो उसके उत्पीड़न कर रहा है, उसको मालूम है कि अब कानून है इस चीज के खिलाफ, तो एक डेटरेंट भी होगा। तो इसलिए ये एक डेटरेंट का अर्थ है कि ये उसको प्रभावित करेगा कि वो इस कार्य के लिए ना बढ़े। और मेरा ऐसा मानना है कि ये वेलकम स्टेप है। और मैं आपको निखिल जी एक बात और बताना चाहता हूं कि मैं खुद उत्तराखंड से हूं, तो आज गौरवान्वित भी महसूस कर रहा हूं। जी, निश्चित तौर पर। शेखर जी, जब इस बिल पर चर्चा का जवाब दे रहे थे मुख्यमंत्री धामी, तो उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण की वजह से जो महिलाएं बहनें हैं, दशकों तक वो इंतजार और सिर्फ इंतजार करती रही, उसके पीछे कारण रही राजनीतिक तुष्टीकरण। आपको लगता है कि अब इससे ऊपर उठने का वक्त आ गया है, और देश में तमाम दूसरे राज्यों में भी, या पूरे देश में इसको लागू होना चाहिए? बिल्कुल। देखिए, उत्तराखंड सरकार की ये जो पैगाम है, एक प्रकार से एक टेम्पलेट बन गया है। मतलब बाकी राज्य भी इसी को यूटिलाइज कर सकते, क्योंकि ज़्यादा आवश्यकता नहीं है चेंज करने की। और एक एक राज्य अगर इसको पालन कर ले, तब ये सुविधाएं वहाँ के महिलाओं को भी मिल सकता है। अब पुष्टिकरण की बात जो दानिश जी ने रखा है असेंबली में, यही कारण था कि जो कानून आया था शाहबानू के, जो जिसको हम मानते हैं शाहबानू केस, वो कानून का मतलब वो क्या था? जब सुप्रीम कोर्ट ने एक मुस्लिम महिला के लिए, और वो भी मेंटेनेंस देने की बात थी, वो भी कितना 100 मेरे ख्याल 120 कुछ रुपया था, उसको लेकर इतने बड़े बवाल मच गया, सारे मुल्ला सब लग गए, बोले भाई कानून बदलो, ये हमारे पर्सनल लॉ है। और राजीव गांधी सरकार ने प्रेशर पे आके उस चीज़ों को बदले। और जो मैं मानता हूँ एकदम वाटरशेड मोमेंट था कि जब सुप्रीम कोर्ट एक महिला के लिए, महिला कल्याण के लिए कानून में एक बड़ा ये इंटरप्रिटेशन दी, उसको आपने पूरा पलट लिया।
जी। उसके वजह से देखिए, बाकी और कुछ इस मामले में आगे चीजें बढ़ी ही रही। ये कॉमन सिविल कोड शाह बानो के केस के बाद एक प्रकार से रोक लग गई, तो कोई रिफॉर्म नहीं हुआ, कोई उस दिशा में सोचा भी नहीं। लेकिन आज मौका आ गया है, एक बहुत बड़ी मौका है। मैं मानता हूँ ट्रिपल तलाक भी बड़ा ऐतिहासिक ये था, कानून था, और ये दूसरा ये है। और सरकार के पास रिकॉर्ड है कि जब ट्रिपल तलाक कानून आने के बाद किस तरह ये ट्रिपल तलाक SMS बेच के, व्हाट्सएप बेच के जो करने की जो आदत रही है, ये वो बिल्कुल बंद हो गई, क्योंकि कानून एक प्रकार से डिटरेंट का काम किया। तो ऐसी तरह जब अगर ये वाले आ जाएंगे, कॉमन सिविल कोड अगर अडॉप्ट हो जाए, बाकी राज्यों में आ जाए, तो मुझे लगता है कि महिला कल्याण के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा, उनकी सुरक्षा के लिए भी कदम होगा, और उनकी जो राइट्स है, नॉर्मल राइट्स है, उसके लिए भी एक बड़ा कदम होगा। जी, निश्चित तौर पर महिला सशक्तिकरण के लिए बड़ा कदम होगा, महिला राइट्स के लिए बहुत बड़ा कदम होगा। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए शेखर अय्यर जी और संजय चड्ढा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। भोला कौन है? मैं पर हुआ क्या? बिजली